हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी वर्ल्ड एंड माई सेल्फ अमरेन मिश्रा। आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक है आगस्ट कॉम्टे। तो आइए हम शुरू करते हैं। आगस्ट कॉम्टे का सबसे पहले हम जानेंगे बायोग्राफी इनकी, फिर हम इनके बुक्स के बारे में जानेंगे, फिर आगस्ट कॉम्टे द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बतलाए गए हैं जैसे कि द लॉ ऑफ थ्री स्टेज एंड हायरार्की ऑफ साइंसेस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे आगस्ट कॉम्टे की बायोग्राफी के बारे में। तो आगस्ट कॉम्टे, जिनको कि फादर ऑफ सोशोलॉजी भी कहा जाता है, इनका जन्म फ्रांस के मॉन्टपेलियर शहर में 19 जनवरी 1798 को हुआ था। वैसे ऐतिहासिक रूप से समाजशास्त्र शब्द का प्रतिपादन आगस्ट कॉम्टे ने किया था, लेकिन समाज से संबंधित विचार हमें प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक एवं अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स में पहले से ही देखने को मिलते हैं, जिसमें अनेक सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक संबंधों, सामाजिक प्रथाओं इत्यादि का वर्णन किया गया है। लेकिन तब भी इनमें समाज के वैज्ञानिक होने का दावा सही साबित नहीं होता है। लगभग 18वीं शताब्दी तक समाज से संबंधित कोई भी विचार हमारे समक्ष नहीं आया था, लेकिन औद्योगिक क्रांति 1760 ईस्वी एवं फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी, इन दो महान क्रांतियों के परिणाम स्वरूप समाज से संबंधित विचार सामने आने लगे और समाज के वैज्ञानिक होने का भी दावा धीरे धीरे सही साबित होने लगा। ये परिस्थितियाँ फ्रांसीसी दार्शनिक सेंट साइमन एवं उनके शिष्य एवं सचिव आगस्ट कॉम्टे को मानवीय समाज के बारे में वैज्ञानिक आधार पर सोचने के लिए प्रेरणा प्रदान किए। इन दार्शनिकों के अनुसार नया विज्ञान प्राकृतिक नियमों की तरह ही सामाजिक जगत के बारे में नियमों की खोज करेगा, तब हम सामाजिक परिवर्तन के सामान्य नियम को निर्धारित कर सकेंगे, जैसा कि न्यूटन के भौतिक विज्ञान एवं डार्विन के जीव विज्ञान में पाया जाता है। 19वीं सेंचुरी से पहले यदि कोई समाज में घटना घटित होती थी तो उस समय आदमी उन घटनाओं का अध्ययन अपने अंधविश्वास तथा कल्पना के आधार पर करता था, लेकिन 19वीं सेंचुरी में हमारे सामने साइंटिफिक पर्सपेक्टिव्स आए और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव्स का बेस रखने वाले आगस्ट कॉम्टे ही थे। आगस्ट कॉम्टे ने सामाजिक विचारधारा में से अंधविश्वासों एवं कल्पनाओं को निकालकर अलग रख दिया। आगस्ट कॉम्टे का यह मानना था कि किसी भी घटना के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण अवश्य छिपा हुआ होता है और हमें उन वैज्ञानिक कारणों की खोज करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे आगस्ट कॉम्टे की बुक्स के बारे में। तो आगस्ट कॉम्टे की सबसे पहली जो फेमस बुक है वो है द पॉजिटिव फिलॉसफी। इसी बुक के अंतर्गत द लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस एंड हायरार्की ऑफ साइंस, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स इस बुक में मौजूद है। दूसरी आगस्ट कॉम्टे और सेंट साइमन, जो दूसरी बुक हो, उन दोनों ने मिलकर लिखी थी, उस बुक का नाम है प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशंस necessary for the reorganizations of society। इसे आगस्ट कॉम्टे एवं सेंट साइमन ने मिलकर के लिखा था और इस पुस्तक में इन दोनों ने यह कहा है कि राजनीति को सामाजिक भौतिकी बन जाना चाहिए और इसे शरीर विज्ञान की एक शाखा हो जानी चाहिए और ज्ञान की प्रत्येक शाखा 3 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। उन 3 अवस्थाओं को हम जानेंगे द लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस में। इसे हम मिटा देते हैं। आगस्ट कॉम्टे ने यह बतलाया कि ज्ञान की प्रत्येक शाखा 3 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। वो 3 अवस्था है, पहला है थियोलॉजिकल स्टेज, यानी धार्मिक स्तर। दूसरा है मेटाफिजिकल स्टेज, यानी कि तात्विक स्तर।
और तीसरा पॉइंट है हमारा, जो तीसरा स्टेज था वो था साइंटिफिक और पॉजिटिविस्टिक स्टेज, यानी कि वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी स्तर। थियोलॉजिकल स्टेज यानी कि धार्मिक स्तर में ऑगस्ट कॉम्टे यहाँ बतलाते हैं कि इस स्तर के अंतर्गत व्यक्ति के अंदर यह धारणा रहती है कि उसके चारों तरफ जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, उन सब में भगवान पाया जाता है। वो चाहे दीवार हो, चाहे नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे पेड़ पौधे हो, पक्षी हो, जितनी भी चीज़ें हैं सब में भगवान मौजूद है। और कोई भी घटना घटित हो, कोई भी प्राकृतिक घटना हो, जैसे कि बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना, इन सब का कारण केवल और केवल ईश्वर को बतलाया जाता है। अब इस थियोलॉजिकल स्टेज के भी 3 स्टेजेस होते हैं, यानी इस स्तर के भी 3 उप स्तर होते हैं। पहला है फेटिसिज्म, यानी कि जीवित सत्तावाद। दूसरा है पॉलीथिज्म, यानी कि बहुदेवत्ववाद। तीसरा है मोनोथिज्म, यानी कि अद्वैतवाद। फेटिसिज्म में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो हमारे चारों तरफ, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, उन सब में ईश्वर की कल्पना की जाती है। और इसी से जादू टोना जैसी चीज़ें भी सामने आई थी फेटिसिज्म के थ्रू। पॉलीथिज्म में क्या होता है, क्योंकि फेटिसिज्म में जब ये माना गया कि सभी ऑब्जेक्ट्स में गॉड होता है, सभी वस्तुओं में भगवान पाया जाता है, लेकिन आगे चलकर ये हुआ कि सभी वस्तुओं में भगवान का उपस्थित होना ये तो सही नहीं है। तो इसीलिए जब आगे चलकर पॉलीथिज्म में आया जाता है, तो पॉलीथिज्म में ये धारणा होती है कि सभी वस्तुओं के अलग अलग भगवान होते हैं और सभी जो घटनाएं घटित होती हैं वो सारे जो है अलग अलग भगवान उसको घटित करते हैं, यानी यहाँ पर मल्टीपल गॉड की कल्पना की जाती है। थर्ड स्टेज यानी कि मोनोथिज्म में जब हम आते हैं तो इसमें जितनी भी घटनाएं होती हैं, कोई भी वस्तु हो, उसमें केवल एक ईश्वर की कल्पना की जाती है, यानी गॉड इज़ वन। एक बार हम इसे फिर से समझ लेते हैं। फेटिसिज्म में जितनी भी वस्तुएं होती हैं सब में ईश्वर की कल्पना की जाती है। पॉलीथिज्म में जितनी भी वस्तुएं होती हैं सब में अलग अलग ईश्वर की कल्पना की जाती है। और मोनोथिज्म में जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जितनी भी घटनाएं होती हैं, उन सब का कारण केवल एक ईश्वर को ठहराया जाता है। ये बात थी थियोलॉजिकल स्टेज की। अब हम बात करेंगे मेटाफिजिकल स्टेज का। मेटाफिजिकल स्टेज में होता क्या है, कोई भी घटना हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे प्राकृतिक घटना हो, उन घटनाओं का जो कारण होता है वो किसी ईश्वर या व्यक्ति को नहीं बतलाया जाता है। उस घटना का कारण एक अलौकिक सत्ता यानी एक अदृश्य शक्ति को बतलाया जाता है, यानी वो घटना ना ही ईश्वर द्वारा घटित होती है, ना ही किसी व्यक्ति विशेष द्वारा घटित होती है। उस घटनाओं के पीछे कोई एक अदृश्य शक्ति होती है, अलौकिक सत्ता विद्यमान होती है। थर्ड स्टेज यानी कि थर्ड पॉइंट है हमारा साइंटिफिक और पॉजिटिविस्टिक स्टेज, यानी कि वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी स्तर। इस स्तर में किसी भी घटनाओं के घटित होने के पीछे उसके वैज्ञानिक कारणों की खोज की जाती है, यानी उसे ना तो किसी अंधविश्वास के रूप में देखा जाता है, ना ही किसी अन्य कारण के रूप में। उन घटनाओं के घटित होने के पीछे वैज्ञानिक कारणों की खोज की जाती है। हम एक बार इसे फिर से समझ लेते हैं। थियोलॉजिकल स्टेज में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उसे ईश्वर परक माना जाता है। मेटाफिजिकल स्टेज में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उसे एक अदृश्य शक्ति के रूप में माना जाता है, यानी ना तो उसमें किसी ईश्वर का हाथ होता है, ना ही किसी व्यक्ति विशेष का हाथ होता है। तीसरे स्टेज में किसी भी घटनाओं के घटित होने के पीछे उसमें वैज्ञानिक कारणों की खोज की जाती है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। प्रेजेंट टाइम जो है कोरोना वायरस काफ़ी फैला हुआ है पूरे देश भर में।
अब कोरोना वायरस को अगर हम थियोलॉजिकल स्टेज में देखें तो उसका एक एग्जाम्पल मिलता है हमें बिहार का। तो बिहार में क्या हुआ कि कुछ लेडीज़ मिल करके उन्होंने कोरोना देवी की पूजा की है, यानी उन्हें ये लगता है कि कोरोना वायरस एक ईश्वर परक घटना है, यानी वो ईश्वर द्वारा बनाई गई एक घटना है। तो इसलिए उससे वो मुक्ति पाने के लिए कोरोना की पूजा करते हैं कोरोना देवी के नाम से। तो वो जो उनका मानसिक स्तर है वो यानी उनका थियोलॉजिकल स्टेज में सोचता है। अगर हम कोरोना वायरस को मेटाफिजिकल स्टेज में देखते हैं तो यहाँ पर यह पता चलता है कि कोरोना वायरस कोई ईश्वर परक घटना नहीं है, यह एक अलौकिक चीज़ है, यानी एक अदृश्य शक्ति के कारण कोरोना वायरस पूरे देश भर में आज फैला हुआ है। और जब हम कोरोना वायरस को साइंटिफिक स्टेज से देखते हैं तो यहाँ पर हम ये समझते हैं कि कोरोना वायरस ना तो ईश्वर परक घटना है और ना ही कोई अदृश्य शक्ति है। कोरोना वायरस एक लैब से फैला हुआ है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी घटनाओं के घटित होने के पीछे उसके वैज्ञानिक कारण हमेशा विद्यमान रहता है। अब हम बात करेंगे हायरार्की ऑफ साइंसेस का। इसमें ऑगस्ट कॉम्टे का पहला तो ये मानना था कि कोई भी विज्ञान हो, जो विज्ञान सबसे सरल होता है वो सबसे पहले डेवलप होता है, और जो विज्ञान सबसे जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, वो सबसे लेट में डेवलप होता है। दूसरा ऑगस्ट कॉम्टे का यह मानना था कि जो विज्ञान मनुष्य के सबसे करीब होता है वो सबसे देर में डेवलप होता है। इसी आधार पर उन्होंने हायरार्की ऑफ साइंस यानी विज्ञानों का संस्करण बनाया। तो आइए देखते हैं इसमें। सबसे पहले उन्होंने मैथमेटिक्स को शामिल किया, उसके बाद उन्होंने एस्ट्रोनॉमी को शामिल किया यानी खगोल शास्त्र, फिर इसके बाद उन्होंने फिजिक्स को किया, इसके बाद केमिस्ट्री एंड लास्ट में इसके बाद इन्होंने बायोलॉजी को किया, और सबसे आखिरी में इन्होंने सोशियोलॉजी को रखा। अब मैथमेटिक्स क्या है कि मैथमेटिक्स को उन्होंने नंबर 1 पर इसलिए रखा क्योंकि मैथमेटिक्स जैसे कि जो सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि फैमिली है, मैरिज है, किनशिप है, एसेट्रा एंड एसेट्रा, ये सारी चीज़ें भावात्मक होती है। इनमें मैथ का कोई भी काम नहीं होता है। मैथ में क्या है, एकदम एग्जैक्ट होता है, यानी 2 + 2 = 4 होता है। इसमें कोई भी भावात्मक चीज़ें नहीं जुड़ी होती हैं। इसीलिए ये सोसाइटी यानी सोशोलॉजी से काफ़ी दूर है, क्योंकि ये भावात्मक नहीं होते हैं। इसी तरह उन्होंने एस्ट्रोनॉमिक बताया, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी, सबसे आखिरी में उन्होंने सोशियोलॉजी को रखा। ऑगस्ट कॉम्टे ने सोशियोलॉजी को क्वीन ऑफ साइंसेस कहा है। सोशियोलॉजी को ऑगस्ट कॉम्टे ने विज्ञानों की श्रेणी में इसलिए रखा है क्योंकि इसका जो मेथड है वो एक पॉजिटिविस्टिक है। कोई भी सिद्धांतवेत्ता किसी भी विज्ञान को प्रत्यक्षवादी इसलिए कहता है क्योंकि प्रत्यक्षवादी मतलब होता है कि वह विज्ञान स्पष्ट है, निरपेक्ष है, औपचारिक है। उसमें जो भी ज्ञान सम्मिलित है, जो भी नॉलेज है, वह एकदम एब्सोल्यूट है। प्राकृतिक विज्ञानों में दिन दिन होता है और रात रात है। इस तरह का बयान पक्का है, एब्सोल्यूट है। समाजशास्त्र वैज्ञानिक दर्जा तो अभी इसको नहीं मिल पाया, लेकिन कोशिश यही की जा रही है यह एक एब्सोल्यूट साइंस जरूर बन जाए। अब हम बात करेंगे ऑगस्ट कॉम्टे का एक और कॉन्सेप्ट का, वो है पॉजिटिविस्टिक मेथड। क्योंकि ऑगस्ट कॉम्टे एक पॉजिटिविस्ट थे। पॉजिटिविस्टिक में ऑगस्ट कॉम्टे यह कहते हैं कि समाजशास्त्र एक समाज विज्ञान है। कहने का मतलब ये है कि वह यह बताना चाहते थे कि जिस तरह प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए प्राकृतिक विज्ञान मौजूद है, उसी तरह सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए भी सामाजिक विज्ञान का होना जरूरी होता है। दूसरा उन्होंने यह बताया कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन ना तो ईश्वर परक विधि से किया जा सकता है, यानी कि ना ही थियोलॉजिकल स्टेज से किया जा सकता है और ना ही मेटाफिजिकल स्टेज से किया जा सकता है, बल्कि सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए हमें साइंटिफिक मेथड को ही काम में लाना होगा। तो ये आज बात था कुछ ऑगस्ट कॉम्टे का।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।